आज हम लोग करने वाले हैं ईजमेंट एक्ट। ठीक है, ईजमेंट एक्ट के अंदर जो है आपका ईजमेंटरी राइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही एक पार्ट है। इससे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, इससे कोई ज्यादा सवाल बनता नहीं है। ठीक है, 5 सवाल पूछा जाएगा जिसमें ईजमेंट का एक ही सवाल आएगा, 4 आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आएगा। ठीक है, सबसे पहले है ईजमेंट एक्ट का बेसिक। ठीक है, कि मीनिंग क्या होता है। ईजमेंट एक्ट जो है आपके अधिकार के बारे में बात करता है, वो अधिकार जो आपके खुद के प्रॉपर्टी का नहीं है। ठीक है, किसी और के प्रॉपर्टी को लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, या ये लिमिटेड टाइम या अनलिमिटेड टाइम किसी भी टाइम के लिए जो है ये एक्ट आपको दे सकता है। ठीक है, ये ईजमेंट एक्ट जो है आपको किसी और के लैंड पर, ठीक है, आपके क्या अधिकार हैं और कितना दिन तक वो अधिकार रहने वाला है, ये इसके बारे में आपको ये एक्ट बताता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। आपका घर है, ठीक है, और आपको घर से बाहर निकलना है। आपके घर से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और आपके एक पड़ोसी है जिसका वहां पे लैंड है, जिसके थ्रू आप बाहर निकल सकते हो, और आप बहुत जमाने से वहां से निकल भी रहे हो। ठीक है, उस लैंड से, तो वो जो आपके पड़ोसी का जो लैंड है उस पे आपका ईजमेंटरी राइट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, और आपने उनके जो लैंड है उससे आप शुरू से ही वर्षों से चलते आ रहे हो, तो वो जो वर्षों से आपका आना जाना लगा है, ये आपको उस लैंड का ईजमेंटरी राइट क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो ये जो ईजमेंटरी राइट है, ये आपको ये जो सामने वाला है आपका वो राइट वो खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं भाई तुम सालों से चलते आए, अब मेरा मन है कि मैं इसको रोक दूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब आप किसी दूसरे के लैंड पर सालों से चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पे आपका ईजमेंटरी राइट क्रिएट हो जाता है। इस एक्ट में कहा गया है कि ये जो ईजमेंटरी राइट है ये आपको ओनरशिप ट्रांसफर करके नहीं देता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं निकल रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ए ने एक घर लिया, ठीक है, ए ने घर लिया और ए के घर से निकलने का जो रास्ता है वो बी के लैंड से होके जाता है। ठीक है, तो ये जो बी के लैंड से ए निकलता है वो हमेशा से निकलता आ रहा है, शुरू से ही। ठीक है, तो अब ये बी बीच में ये नहीं बोल सकता है कि अब मैं तुमको नहीं निकलने दूंगा। बी के जमीन को अगर ए ने सालों से यूज किया है और करते आ रहा है, तो उस रास्ते पर वो जो पाथवे है उस पर ए को चलने का ईजमेंटरी राइट मिल जाता है। ठीक है, यही है ईजमेंट एक्ट, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ईजमेंट कौन कौन इम्पोज कर सकता है इसके बारे में भी सेक्शन 8 में दिया गया है। ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है, लीज होल्डर, मॉर्गेजी, लाइफ टेनेंट, को ओनर ऑफ लैंड, ये सभी जो है ईजमेंट क्रिएट कर सकता है, इम्पोज कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए इसके जो मेन है वो है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईजमेंट। जहां से सवाल बनता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ईजमेंट का, वो सबसे पहले मेन ये है कि ईजमेंट एक लीगल राइट है। ठीक है, किस चीज का, किसी दूसरे के लैंड को यूज करने के लिए, वो भी कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है कि आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक में कि ईजमेंटरी राइट जो है आपका एक लीगल राइट है, वो आपको किसी दूसरे के लैंड को स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करने के लिए देता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, राइट टू यूज और रेस्ट्रिक्ट एन ईजमेंट ग्रांट द ओनर ऑफ द डोमिनेंट लैंड द राइट टू डू समथिंग ऑन और इन रिलेशन टू द सर्विएंट लैंड। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे समझो डोमिनेंट लैंड और सर्विएंट लैंड के बारे में। ठीक है, डोमिनेंट लैंड का मतलब होता है जो आपको यूज करने के लिए मिला है। ठीक है, मैं मान के चलिए मैं यूज कर रहा हूँ तो डोमिनेंट हो गया मैं। ठीक है, सर्विएंट का मतलब है जो आपको वो लैंड दिया है, सर्व किया है। ठीक है, कि भाई आप मेरे लैंड से जा सकते हो, आ सकते हो, उसको बोला जाता है जो यूज करने वाला है वो डोमिनेंट, और जो जमीन दिया है, जिसका जमीन है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्विएंट। ये दो चीज हमेशा याद रखना।
क्योंकि आगे पूरा हम लोग इसी के ऊपर घूमने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या है, राइट टू यूज, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कि ये जो आपका ईजमेंट राइट है वो आपको किसी के प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार देता है। ठीक है, दूसरा है बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, जो भी प्रॉपर्टी किसी का है, लैंड है, ठीक है, आपको उसको एंजॉय करने का पूरा मौका देता है ये ईजमेंट एक्ट। सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जब ईजमेंट राइट तब क्रिएट होगा जब दो प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग ओनर के होंगे। ठीक है, किसी एक ओनर का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर, मैं ए हूं, ठीक है, और मेरा एक प्रॉपर्टी है, मान के चलिए कैसे समझाऊं मैं, ऐसे ही इमेजिन करो, ठीक है, कि मेरा एक प्रॉपर्टी है, मेरा एक घर है, और मेरे घर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो मिस्टर बी के घर से जो होके जाता है। ठीक है, मिस्टर बी का लैंड है जिससे होके मैं बाहर निकलूंगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक प्रॉपर्टी तो मेरा है और एक प्रॉपर्टी मिस्टर बी का है। ठीक है, और मैं मिस्टर बी के रास्ते से चलते आ रहा हूं, तो मेरा जो राइट है वो मिस्टर बी के लैंड पर ईजमेंट राइट मिला, बराबर। अगर मैं मिस्टर बी का भी लैंड खरीद लूं, ठीक है, तो वो ईजमेंट्री राइट बचेगा क्या? नहीं बचेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो मैंने ओन कर लिया। अब दोनों का मालिक मैं ही हूं, डोमिनेंट भी मैं हूं, सर्विएंट भी मैं हूं, तो ईजमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि कब ईजमेंट खत्म होता है, लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखना कि जब ईजमेंट राइट तब क्रिएट होता है जब दोनों प्रॉपर्टी के जो ओनर है वो अलग अलग हो, सेपरेट हो। ठीक है, किसी एक ही का प्रॉपर्टी है, वो पूरा प्रॉपर्टी उसी का है, तो वहां पे ईजमेंट कैसे क्रिएट होगा? नहीं होगा ना। आपको ईजमेंट्री राइट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो लैंड किसी और का है। ठीक है, और आपको आपकी मजबूरी है कि आप वहां से जा रहे हो। ठीक है, इसीलिए ईजमेंट्री राइट मिलता है। तो हमेशा याद रखना कि इनका एक नेचर ये भी है कि ये सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, डोमिनेंट का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए और सर्विएंट का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, और दोनों अलग अलग होना चाहिए, तभी ईजमेंट्री राइट वहां पे क्रिएट होगा। अब दोनों प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया तो ईजमेंट्री राइट का सवाल बनता है क्या? नहीं बनता है ना। ये मतलब लॉजिकली आप सोचोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड स्कोप। दिस द ईजमेंट इज लिमिटेड टू द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच इज ग्रांटेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पज। सही बात है, आपको जो ये मैंने राइट दिया कि भाई आप अपने घर से जो है निकलोगे तो मेरे लैंड का इस्तेमाल कर सकते हो रोड पर आने के लिए। ठीक है, अब आप चाहते हो वहां पे गमला लगा दूं, मतलब वहां पे मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, फुलवारी लगा दूं, बागवानी कर दूं, या आप चाहते हो थोड़ा वहां पे खेती कर दूं, आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको जो राइट मिला है वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों? कि आपको सिर्फ चलने का अधिकार दिया गया है, आपको उस लैंड को किसी और तरीके से यूज करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो यही है नेचर ऑफ ईजमेंट। इसके बाद अगला है कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये तो एक टाइप्स ऑफ ये ईजमेंट होता है, वो मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव ये दो तरीके का ईजमेंट होता है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको किसी और के प्रॉपर्टी पर राइट मिल रहा है, किस चीज का? यूज करने का। ठीक है, निगेटिव का मतलब ये होता है कि वो आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, बस बेसिक अंतर यही है कि पॉजिटिव का मतलब यह है कि आपको किसी और के लैंड पर चलने का, घूमने का, जाने का राइट मिल रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो गया, बराबर। लेकिन यहाँ पे निगेटिव का मतलब यह है कि वो सामने वाला आपको रोक भी नहीं सकता, भले उसका लैंड है लेकिन वो आपको रोक नहीं सकता। तो पॉजिटिव और निगेटिव यही है। आगे मैं समझाऊंगा जब मैं टाइप्स ऑफ ईजमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी तो एक नेचर ये भी है, इसीलिए हम लोग पढ़। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का तो मैं बता ही देता हूं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या है? अपोनेंट। एक सेकेंड, हाँ पेज भी स्क्रॉल हो गया। Characteristics of easement. Opportunent appertainment to land. An easement is generally attached to the land itself, meaning it transfers with ownership of the land. ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो easement है ये लैंड से अटैच्ड राइट है। ठीक है, ये आपको अलग से नहीं मिलता है। जैसे ही वो लैंड किसी और ने लिया, वो जो राइट है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और के पास।
ठीक है, वो ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होते रहता है। जैसे मान के चलिए ए ने घर लिया, ठीक है, और ए का जो रास्ता है, ए के घर से निकलने का जो रास्ता है वो बी के घर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बी जो प्रॉपर्टी बेचेगा ना किसी से, तो बी के साथ बी का जो ओनरशिप है उस जमीन पे वो उसके साथ सी को चला जाएगा, बराबर। लेकिन सी के साथ जो जाएगा तो वो इजमेंटरी राइट भी उसके साथ जाएगा। तो ए जो था ए को मिलेगा ही, वो ए का राइट जो है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है, इजमेंट राइट बदलता नहीं है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो इजमेंट का राइट जो है वो लैंड के साथ अटैच्ड राइट है। इसके बाद है कंटिन्यूअस वर्सेस नॉन डिसकंटिन्यूअस। तो ये भी एक तरीके का टाइप है, वो मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, 24 आवर्स आपको चाहिए। एग्जाम्पल फॉर, मैंने घर बनाया, ठीक है, और आपने ऐसा घर बना दिया कि मेरे घर की रोशनी हवा सब बंद कर दिया, तो ये आपने गलत किया है। आपको घर इस तरीके से बनाना चाहिए था कि मेरे घर में हवा भी आए और मेरे घर में रोशनी भी आए, ठीक है। तो ये हवा आने का प्रोसेस और रोशनी आने का जो प्रोसेस है वो 24 आवर्स के लिए चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको 12 घंटा ही हवा चाहिए, 12 घंटा नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है। आपको हवा और जो लाइट है वो हमेशा चाहिए ना। तो ऐसे इजमेंटरी राइट जो आपको कंटिन्यूअसली चाहिए, ठीक है, वो होता है कंटिन्यूअस इजमेंट, ठीक है। इसमें ड्रेनेज का पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन भी आता है, क्योंकि पानी तो हमेशा आएगा ना। ड्रेनेज का जो पाइपलाइन है उसमें से जो पानी जाएगा वो हमेशा आएगा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है 5 घंटा आएगा 5 घंटा नहीं जाएगा, बराबर। तो ऐसे होते हैं कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि 24 आवर्स आप उस इजमेंट का यूज नहीं करते। जैसे पाथवे है, रास्ता है, आप 24 घंटे चलते हो क्या? नहीं ना। आप बाहर सामान लाने गए होगे तब गए होगे, आपको जॉब पे जाना होगा तब गए होगे, आपको कुछ बाहर मिलने गया होगा तब गए होगे, बराबर। तो ये राइट ऑफ वे जो है वो डिसकंटिन्यूअस इजमेंट होता है। और कंटिन्यूअस इजमेंट का मतलब होता है जैसे आपको हवा चाहिए तो वो कंटिन्यूअसली चाहिए, लाइट चाहिए तो वो कंटिन्यूअसली चाहिए, ड्रेनेज का जो पाइपलाइन है वो हमेशा चालू रहता है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा चालू रहेगा 2 घंटा नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा चलते रहता है। तो जो कंटिन्यूअसली चलता है वो कंटिन्यूअस इजमेंट होता है। जो डिसकंटिन्यूअस है मतलब कभी कभी होता है यूज, वो होता है डिसकंटिन्यूअस इजमेंट। अभी तक में किसी को कोई डाउट है? ये एक्ट बहुत छोटा है, अभी हमने हाफ पोर्शन कर लिया, ठीक है, अभी हमारा सिर्फ हाफ पोर्शन बाकी है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। चाहिए तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा फटाफट वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया और आपने क्या सीखा, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये भी आता है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इजमेंट में, कैन बी अक्वायर्ड, इजमेंट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेस ग्रांट, रिटर्न एग्रीमेंट, इम्प्लीकेशन, नेसेसिटी। तो ये बोल रहा है कि भाई इजमेंट एक्ट जो इजमेंटरी राइट जो है ना, आप बहुत तरीके से वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ओन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ओन होता है, लेकिन इसमें इसका एक कैरेक्टर ये भी है कि ये ओन किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी रखा है, ठीक है। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक ये भी है सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। ये जो आपका इजमेंटरी राइट आपको मिलता है वो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि आपको जो मिला है राइट वो सिर्फ चलने का मिला है, उस पर कुछ और करने का नहीं मिला है, वो लिमिटेशन हो गया। अगर कोई राइट आपको मिला है तो कुछ ऐसे इजमेंटरी राइट होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, जो कंडीशनल होते हैं। मैं आगे बताऊंगा टाइप्स ऑफ इजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशनल इजमेंट भी होता है और लिमिटेड इजमेंट भी होता है, ठीक है। तो उसमें तो ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि ये जो इजमेंट एक्ट है इसमें आपको जो इजमेंटरी राइट दिया गया है उसमें कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं। पहला लिमिटेशन तो ये है कि आपको अगर चलने का राइट मिला है तो आप कुछ और नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। दूसरा, अगर किसी कंडीशन के साथ मिला है तो आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, अगर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिला है, जैसे आपको 10 साल के लिए दे रहा हूं तो वो 10 साल तक ही चलेगा, 20 साल के लिए दे रहा हूं तो 20 साल तक ही चलेगा। तो इसका एक कैरेक्टर ये भी है कि ये
लिमिटेड है, ठीक है, इसमें आप लिमिटेशन लगा सकते हो। नेक्स्ट है कैन बी extinguished, easement can be extinguished through various means such as unity of ownership, ठीक है, the same person owning both the dominant and servient land released by the dominant। तो ये बोल रहा है कि ये जो ईजमेंट राइट है वो खत्म भी किया जा सकता है, ठीक है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब खत्म होना। तो ये बोल रहा है कि भाई इसका ईजमेंट एक्ट में जो ईजमेंट्री राइट है आपका, इसका एक कैरेक्टर ये भी है कि ये कभी भी खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे खत्म किया जा सकता है? तो खत्म ऐसे किया जा सकता है कि पहले ये सामने वाला जो प्रॉपर्टी था बी का था, बराबर, अब मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो अब वहां पे ईजमेंट बचेगा क्या? मैं बी के ही रास्ते से जा रहा था लेकिन बी का लैंड में नहीं ले लिया, तो अभी ईजमेंट का झंझट ही नहीं है, तो वहां पे ईजमेंट खत्म हो गया, करेक्ट। तो ये मोड्स है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक होता है नेसेसिटी, अगर कोई ऐसा नेसेसिटी है, ठीक है, जो सॉरी नेसेसिटी तो ईजमेंट क्रिएट करने के लिए था, खत्म करने के लिए क्या है? रिलीज। अगर मान के चलिए मैंने कोई प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, और वहां से मैं निकलने के लिए बी के लैंड का यूज करता था, अब मैं बी को बोलता हूं भाई मैं ऐसे तुम्हारा लैंड यूज नहीं करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने राइट जो ईजमेंट का था मैं वो रिलीज कर रहा हूं, तो मैं रिलीज करके भी अपने ईजमेंट्री राइट को खत्म कर सकता हूं। पहले कैसे खत्म कर सकता हूं? सामने वाले का प्रॉपर्टी ही ले लूंगा, खत्म हो गया। जब एक ही बंदे के पास दोनों का ओनरशिप रहेगा तो ईजमेंट खत्म। मैं अगर रिलीज कर दूं, मैं छोड़ दूं अपने राइट की भाई मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी से नहीं जाऊंगा आज से, तो भी खत्म हो सकता है, करेक्ट। तो इस तरीके से जो है आपका ईजमेंट्री राइट खत्म किया जा सकता है। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ईजमेंट का वो ये है कि ये एक लाइसेंस नहीं है, ठीक है, ये एक लीगल राइट है जो कि आपको किसी बंदे के लैंड पर आपको जो है अधिकार देता है कुछ पर्पज के लिए, जो आप मतलब जिस पे आप चलते हो, ये रिवोक नहीं हो सकता। ईजमेंट्री राइट जो है रिवोक नहीं किया जा सकता, जबकि लाइसेंस को क्या कर सकते हैं हम लोग? रिवोक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो ईजमेंट्री राइट है वो लाइसेंस नहीं है। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी को समझ में आया? ईजमेंट के मैंने अभी आपको नेचर बताए और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, सभी को समझ में आया? पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दिया है, किसी को कहीं डाउट हो तो तुरंत रेज कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये हो गया अभी एसेंशियल, ठीक है। ईजमेंट्री राइट के कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहला है डोमिनेंट एंड सर्विएंट टीनेमेंट्स। मैंने शुरू में ही बताया कि जब तक ईजमेंट्री राइट तब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक दो प्रॉपर्टी ना हो, और दो प्रॉपर्टी दोनों सेपरेट ओनर के ना हो, बराबर, मैंने बताया ना अभी। तो एक होना चाहिए डोमिनेंट ओनर, ठीक है। डोमिनेंट ओनर मतलब कि जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए को मेन रोड पे आना है तो मिस्टर बी के लैंड से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, और मिस्टर बी जो है जिसके लैंड से होके ए जाएगा वो मिस्टर बी हो जाएगा सर्विएंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ईजमेंट के लिए दो प्रॉपर्टी होना चाहिए और दोनों के ओनर अलग अलग होने चाहिए। अगर दोनों सेपरेट हो जाएगा तो ईजमेंट नहीं होगा ना। फिर मतलब मान के चलिए मिस्टर ए का लैंड था और मिस्टर बी के लैंड थे, मिस्टर ए मिस्टर बी के लैंड से बाहर निकलता था, अब मिस्टर ए ने बी के लैंड को ओन कर लिया, खरीद लिया, तो अब उसको ईजमेंट्री राइट की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे एसेंशियल ये है कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होने चाहिए, ठीक है, सेपरेट, और दोनों के ओनर अलग अलग होने चाहिए। एक डोमिनेंट ओनर होना चाहिए जो किसी और का राइट यूज करेगा लैंड, ठीक है, और दूसरा सर्विएंट ओनर होना चाहिए जो अपना लैंड किसी को यूज करने के लिए दे रहा, ठीक है। तो सबसे पहला ये दो होना चाहिए। दूसरा है डिफरेंट ओनर। डिफरेंट ओनर तो बता ही दिया मैंने कि दो अलग लैंड होगा तो दो अलग अलग ओनर भी होने चाहिए। तीसरा एसेंशियल है कि वो लैंड का बेनिफिशियल इंजॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो भी डोमिनेंट ओनर है वो सर्विएंट ओनर के लैंड का बेनिफिशियली एंजॉयमेंट कर पा रहा है, तभी वो माना जाएगा कि वो ईजमेंट राइट है, ठीक है।
अगर वो इंजॉय ही नहीं कर रहा है, मिस्टर बी का रोड है, ठीक है, मिस्टर बी का रास्ता है जिससे मिस्टर ए जा सकता है, लेकिन मिस्टर ए कहीं और से चला जाता है, मिस्टर बी का जो है लैंड यूज नहीं कर रहा है, तो वहां पे मिस्टर बी के लैंड पर इजमेंट्री राइट उसका क्रिएट नहीं होगा। तो क्रिएट कहाँ होगा, जहां से वो जा रहा है। तो बेनिफिशियल इंजॉयमेंट का मतलब यह है कि कोई भी इजमेंट राइट तब क्रिएट होगा जब उस पे इंजॉयमेंट बेनिफिशियली हो रहा हो, ठीक है। चौथा है कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ ग्रांट, द राइट मस्ट बी डिफाइंड एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ग्रांटेड बाय वन पर्सन टू अनदर, इट कैन नॉट बी अ वेग और अनसर्टेन राइट, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो राइट है इजमेंट्री राइट वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आज मुंह उठा के बोल दिया कि कल से मुझे इधर से जाना है और मुझे इजमेंट्री राइट दे दो, नहीं, ठीक है। ये आपका शुरू से होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, आपका घर है, आप घर से बाहर निकलोगे, बराबर, तो घर से बाहर निकलने के लिए तो आपको रास्ता चाहिए, बराबर, तो ये हो गया सब्जेक्ट मैटर। और ये जो है अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कि जब भी मन हुआ तब आके मुंह उठा के आ गए कि भाई इस पे हमारा राइट है, नहीं, ये शुरू से होना चाहिए, कुछ सालों से होना चाहिए, तब होना चाहिए, ठीक है, तब होगा। मतलब कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं है ना कि अब मिस्टर ए को निकलना है, ठीक है, और मिस्टर ए बोलेगा कि मिस्टर बी के लैंड के मुझे बीच से निकलना है, तो ऐसा हो सकता है क्या? ये इजमेंट राइट को फॉर्म करने का अधिकार है ही नहीं। आपको मिस्टर बी से रास्ता चाहिए, वो देगा, अगर आपके पास जाने का रास्ता नहीं है तो वो देगा, और वो देगा भी तो आपको मतलब बहुत जमाने से उस पर चलते आ रहे हो तब देगा, ऐसा नहीं है कि आप कल को मुंह उठा के आए और आप इजमेंट्री राइट मांग लिए, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में, जैसे मान के चलिए मैंने आज ये जमीन लिया और आज से पहले कोई इधर से जाता ही नहीं था, अब मुझे तो बाहर आना है, बराबर, तो उस कंडीशन में मुझे नेसेसिटी के तरफ से राइट मिलेगा। एक होता है इजमेंट बाय नेसेसिटी, मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मैं वो ये टाइप्स ऑफ इजमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब किसी प्रॉपर्टी का कोई रास्ता न हो निकलने का, बराबर, और मुझे अचानक से इस रास्ते से निकलना है और आज से ही निकलना है क्योंकि कल तक मैं यहाँ रहता नहीं था, तो मुझे जो अचानक से जाने का रास्ता मिलेगा वो मिलेगा इजमेंट बाय नेसेसिटी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ इजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं एसेंशियल बता रहा हूँ कि भाई वो जो भी आपको इजमेंट्री राइट मिलेगा वो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए। तो एसेंशियल ये भी है कि वो राइट जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब कोई भी बंदा जो है वो उस पे एंजॉय करना चाहिए और दूसरा उसको रोक नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए, तभी वो इजमेंट का एसेंशियल माना जाएगा। और इससे पहले मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब क्या है, एक तरीके से टाइप से भी है और ये एसेंशियल भी है कि कोई भी इजमेंट इसी तरीके का होगा, इससे इतर नहीं हो सकता। इसके बाद है अपेरेंट और नॉन अपेरेंट भी हो सकता है। अपेरेंट का मतलब होता है विजिबल, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ इजमेंट पढ़ेंगे। तो अपेरेंट का मतलब होता है कि कोई भी इजमेंट आपको मिलेगा तो वो दिखना चाहिए, ठीक है, कि ये आपको मिला है। और नॉन विजिबल का मतलब है कि वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। नॉन विजिबल का मतलब जैसे लाइट आने का अधिकार, अब जो लाइट आने का अधिकार है, जो आप लाइट को आओगे क्या देखने के लिए, कहीं पैरामीटर है क्या कि कितना लाइट आपके घर में आएगा कितना नहीं आएगा, बराबर। जो आप देख सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो वो अपेरेंट इजमेंट होगा। जिसको आप देख नहीं सकते, हवा आ रहा है, आप देख पाओगे क्या? ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन बहुत अंदर लगाया जाता है, ऊपर तो लगाया नहीं जाता जिसको आप देखोगे, तो वो भी नॉन विजिबल में आता है। जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाते हैं ना, जिसको हम देख नहीं सकते, वो भी नॉन अपेरेंट में आता है, ठीक है। अगला एसेंशियल है इजमेंट्री राइट जो मिलेगा वो अटैच्ड विद प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अगर आपने कोई लैंड खरीदा तो उसके साथ ही आपको जिधर से भी निकलना है उसके साथ ही वो राइट आपको मिल जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी से अटैच्ड राइट होता है, ठीक है। यही सब है इसके अंदर। इसके बाद है आपका
मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या जरूरी है, कब कब ईजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, कब कब ईजमेंट्री राइट आपका क्रिएट होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो आपको बता दूं। और हाँ, एक इसमें मैं छोड़ दिया, एक ये है इसमें राइट इन रेम। ये एसेंशियल है किसका, आपका ये किसका, इजमेंट्री राइट का। ठीक है, इजमेंट्री राइट का जो एसेंशियल मेन है वो है राइट इन रेम। इस एक्ट के अंदर जो आपको इजमेंट्री राइट मिलता है वो अगेंस्ट दी वर्ल्ड मिलता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए के लैंड से आप जा रहे थे, ठीक है, वहां पे आपको इजमेंट्री राइट मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ही आपको रोकेगा तो वो अपराध है। अगर मिस्टर बी भी रोकेगा तो वो अपराध है, मिस्टर सी भी रोकेगा तो अपराध है, मिस्टर डी भी रोकेगा तो वो अपराध है, क्योंकि वो जो राइट मिला है आपको अगेंस्ट वर्ल्ड मिला है। मतलब कोई भी वो राइट आपका खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? एसेंशियल ऑफ ईजमेंट समझ में आया? किसी को कोई डाउट? जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको एक बार रिवीजन भी कराऊंगा फटाफट। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला है क्रिएशन ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट कैसे क्रिएट हो सकता है? तो आप पहला है एक्सप्रेस ग्रांट। ठीक है, अगर मैंने आपको एग्रीमेंट बना के दे दिया कि आप मेरे लैंड से जा सकते हो, आ सकते हो, ठीक है, तो आपको ये एक्सप्रेसली ग्रांट कर दिया मैंने ईजमेंट। ठीक है, इजमेंट्री राइट बाय क्रिएशन भी होता है। ठीक है, इजमेंट्री राइट जो होता है वो बाय इम्प्लीकेशन भी होता है। बाय इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, दूसरा होता है बाय नेसेसिटी, इसी को बोला जाता है बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, नेसेसिटी का मतलब है कि किसी एक बंदे का घर था और उसके घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके घर से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो मिस्टर बी के घर से ही होगा। ठीक है, तो उसको भी तो बाहर निकलना है, मिस्टर ए को तो बाहर निकलना ही होगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मिस्टर ए को जो वहां से मिस्टर बी के लैंड से जो रास्ता मिलेगा उसको बोला जाएगा बाय नेसेसिटी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया एक्सप्रेसली ग्रांट, दूसरा हो गया बाय इम्प्लीकेशन मतलब बाय नेसेसिटी, तीसरा है आपका बाय प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अगर आपने 20 साल तक किसी लैंड पर बिना ऑब्जेक्शन के चलते आ रहे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बाय प्रिस्क्रिप्शन। लॉ में इसका ऐसा प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि अगर 20 साल तक किसी लैंड पे आप चलते आ रहे हो तो उस पे आपका इजमेंट्री राइट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चौथा है जो कि लास्ट है, ये मेन है, ये है बाय कस्टम, क्रिएशन बाय कस्टम। कस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी पुराना रीति रिवाज चलते आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रीति रिवाज तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसा मतलब वेल है, मान पहले जमाने में आपको पता होगा कुआं होता था वेल, उसके अंदर से लोग पानी निकाल के पीते थे। तो उस जमाने से अगर कोई तालाब वेल है, ठीक है, और उसमें लोग पानी निकाल के पीते आ रहे हैं तो उसको बोला जाएगा इजमेंट्री राइट बाय कस्टम। ठीक है, उस वेल पर सभी का अधिकार है जो उस जमाने से पानी पीते आ रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो ये जो क्रिएशन बाय कस्टम है वो सेक्शन 18 में इसके बारे में बताया गया है। और ये पांचवा दिया है इजमेंट विद लिमिटेड पीरियड और कंडीशनल, तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इजमेंट्री राइट में जो कंडीशनल इजमेंट होता है वो क्या होता है और लिमिटेड पीरियड के लिए जो इजमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये क्रिएशन का वो ये नहीं है, मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कवर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ टर्मिनेशन। मैंने तो अभी बता दिया कि इजमेंट बनता कैसे है, अब इजमेंट खत्म कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला है बाय रिलीज। ठीक है, बाय रिलीज का मतलब है मिस्टर ए ने घर लिया, उसको रास्ता दिया था मिस्टर बी ने, ठीक है, कि आप मेरे रास्ते से चल सकते हो, और उस पर सालों से वो चलते आ रहा है। अब मिस्टर ए बोल रहा है कि भाई आप मिस्टर बी, अब मैं आपके रास्ते से नहीं जाऊंगा, अब आप अपने रास्ते पे कुछ भी बना सकते हो। ठीक है,
तो मेरे जो इजमेंटरी राइट क्रिएट हुए थे मिस्टर बी के लैंड से, मैं वो रिलीज कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो यहां से इजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या सीख रहे हैं हम लोग, टर्मिनेशन सीख रहे हैं। अभी हमने सीखा था क्रिएशन कि कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। तो बाय रिलीज करके हम टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा है मर्जर। मर्जर का मतलब क्या होता है, दो ओनरशिप जो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के थे उसने खरीद लिया, मर्ज कर लिया। मिस्टर ए मिस्टर बी के लैंड से जा रहा था, मिस्टर ए के पास पैसा आया, मिस्टर बी का लैंड खरीद लिया। अब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के लैंड का भी ओनर हो गया। तो अब मिस्टर ए को मिस्टर बी के लैंड से जाने के लिए इजमेंटरी राइट चाहिए क्या? नहीं चाहिए, वो खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो गया क्योंकि वो जो लैंड था मिस्टर बी का, वो उसका भी ओनर कौन हो गया, मिस्टर ए हो गया। तो जब कोई लैंड अलग अलग प्रॉपर्टी से हो, जब कोई इजमेंटरी राइट अलग अलग प्रॉपर्टी से क्रिएट होता है, तो जब उसको मर्ज किया जाएगा, जब कोई एक ही बंदा दोनों प्रॉपर्टी ले लेगा, तो इजमेंट वहां से खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया बाय रिलीज, दूसरा हो गया आपका बाय मर्जर, ठीक है। तीसरा है नॉन यूज। नॉन यूज का मतलब है कि 20 साल तक आपने उस लैंड पर, एक माना जाता है 20 साल, लेकिन कुछ ऐसे पीरियड से जहां 10 साल भी माने जाते हैं, तो कुछ ऐसा टाइम है लॉन्ग पीरियड, ठीक है, जहां पे आपने उस लैंड का यूज ही नहीं किया एज अ इजमेंट, तो वो खत्म हो जाता, माना जाता है कि ये खत्म हो गया। जैसे मान के चलिए मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के लैंड से जाता था, शुरू से चलते आ रहा है, 10 साल 15 साल तक वो चला, ठीक है, उसका इजमेंटरी राइट क्रिएट हो गया। अब मिस्टर ए जो है किसी और रास्ते से जाने लगा। अब 10-15 साल से वो बंदा मिस्टर बी के रास्ते से नहीं जा रहा है, मिस्टर ए किसी और रास्ते से जा रहा है। तो मिस्टर बी का जो इजमेंटरी राइट वाला जो लैंड था, वहां से वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसका यूज नहीं कर रहा है वो, बराबर। तो अगर 20 साल, ऐसा माना जाता है मोटा मोटी 20 साल, अगर 20 साल तक किसी लैंड का यूज नहीं होता है, तो वो इजमेंटरी राइट उस लैंड से टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका कहा गया, एक्सपायरी ऑफ टाइम और फुलफिल ऑफ कंडीशन। अगर किसी कंडीशन के साथ, ठीक है, या लिमिटेड पीरियड के लिए आपको कोई इजमेंटरी राइट दिया गया था, अगर वो लिमिटेड पीरियड खत्म हो गया, जैसे मान के चलिए मैं अपना घर बनाया, ठीक है, और मिस्टर बी के रास्ते से मैं जा रहा था। मिस्टर बी ने बोला कि भाई क्योंकि तुमने मेरा ही लैंड लिया है, ठीक है, तो मैं तुमको 5 साल तक मेरे घर से आने जाने का अधिकार देता हूं। तो अगर उसने मुझे 5 साल तक आने जाने का राइट दिया है, ठीक है, और अगर 5 साल खत्म हो जाता है, तो वो जो मुझे इजमेंटरी राइट दिया था 5 साल तक का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पीरियड है, टाइम पीरियड है, तो उसके एक्सपायर तक, और ये अगर कोई कंडीशन दिया था, तो उस कंडीशन के फुलफिल होने तक वो इजमेंटरी राइट रहेगा, बाकी सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्टली सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है इजमेंट कैन आल्सो बी सस्पेंडेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस सच एज व्हेन डोमिनेंट ओनर एक्वायर्स अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द सर्विएंट टीनेमेंट। और सस्पेंशन का मतलब है कि भाई जो प्रॉपर्टी सामने वाले का था, उसने उससे अक्वायर कर लिया, ठीक है, तो वो भी सस्पेंड हो जाता है अपने आप। तो ये है सस्पेंशन का। और एक ये भी है, कौन सा था, सिंगल ओनरशिप, इसमें कवर नहीं किया है मैंने, वो मर्जर में ही कवर हो गया है, लेकिन एक सिंगल ओनरशिप का भी आता है। सिंगल ओनरशिप अगर हो गया, दो प्रॉपर्टी का एक ही मालिक हो जाता है, तो भी टर्मिनेट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ इजमेंट, और उसके बाद हमने टर्मिनेशन ऑफ इजमेंट समझ लिया। इसके बाद इस एक्ट के अंदर लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इजमेंट, ठीक है। अभी तक में सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? विजेता मैडम राहुल, हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए, कहाँ पे है किसका? हाँ बोलिए ना। नहीं नहीं नहीं, एडवर्स पोजेशन जो होता है, वो किसी के प्रॉपर्टी पर 12 साल तक बिना किसी ऑब्जेक्शन के यूज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एडवर्स पोजेशन, ठीक है।
उसमें ओनरशिप आपके पास आ जाता है। लेकिन ये जो इजमेंट है, इजमेंटरी राइट में आपको सिर्फ किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा। और कोई डाउट विजेता मैडम आपको? क्रिएशन बाय एक्सप्रेस ग्रांट का मतलब है कि हमने आपको डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट के तहत आपको बना के दे दिया कि भाई इस लैंड पर तुम आ जा सकते हो। ठीक है, तो जब कोई ओनर, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए ने कोई प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, मिस्टर बी के घर से ही उसको जाने आने का रास्ता है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो मिस्टर बी के साथ उसने एक एग्रीमेंट किया कि भाई मुझे, मैं यहाँ पे 10 साल के लिए रहने आया हूँ, तो प्लीज आप जो है 10 साल तक मुझे सिर्फ आने जाने का अधिकार दे दीजिए। ठीक है, भले कुछ ले दे के किया हो वो अलग चीजें हैं। अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एग्रीमेंट बना है कि इतने साल तक आप आ जा सकते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका एक्सप्रेसली ग्रांट। मतलब आपको एक्सप्रेसली उसने सामने से लिख के दिया है कि आप आ जा सकते हो। ठीक है, वो लेकिन हमेशा याद रखना रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होना चाहिए। एक सेकेंड, पॉजिजमेंट किधर गया भाई? हाँ हाँ, ओके ओके। अराइज व्हेन अ प्रॉपर्टी वाज प्रीवियसली यूज्ड एज अ होल एंड अ पोर्शन ऑफ लेटर डिवाइडेड इंप्लाइंग एन इजमेंट फॉर द कंटिन्यूड बेनिफिट ऑफ द सेवर्ड पोर्शन। क्वासी इजमेंट का मतलब है कि भाई कोई प्रॉपर्टी था, ठीक है, अब वो जो प्रॉपर्टी है उसका आधा पार्ट किसी ने खरीद लिया, ठीक है, अब उसको भी तो चाहिए जाने का। ऐसा तो नहीं, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए ने कोई प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी लिया, उसके बाद उसने दो पार्ट कर दिया और उसको जाना है मिस्टर बी से ही। ठीक है, तो अब दोनों प्रॉपर्टी जो है, दोनों प्रॉपर्टी का होल्डर, उसको जो जाने का रास्ता मिलेगा मिस्टर बी के ही यहां से मिलेगा। ठीक है, तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है उस बेनिफिट को, और वो भी भले ही पोर्शन सेवियर हो गया। तो ये होता है क्वाजी इजमेंट। लेकिन इसको ये पूछा नहीं गया है, इसीलिए मैंने कवर नहीं किया। ठीक है, मेन चार है: बाय एक्सप्रेस, बाय इम्प्लीकेशन मतलब नेसेसिटी, और बाय प्रिस्क्रिप्शन, बाय कस्टम। ये चार ही पूछा गया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया, इसीलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो? हाँ बोलिए ना। देखिए क्या होता है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। मिस्टर ए का कोई लैंड है, ठीक है, उसको बाहर निकलना है, तो उसको, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मिस्टर बी के लैंड से जाने के। ठीक है, और ये जो मिस्टर ए है शुरू से मिस्टर बी के लैंड से ही आता जा रहा है, ठीक है, आता जाता है, तो ये होता है इजमेंट्री राइट। अब अचानक से मिस्टर बी आके ये नहीं बोल सकता कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये वर्षों से आ रहा है। ठीक है, ये हो गई एक बात, क्योंकि ये वर्षों से आ रहा था। दूसरी बात ये, मिस्टर ए ने कोई प्रॉपर्टी लिया, उस समय तक वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, सिवाय मिस्टर बी के। अब मिस्टर बी अचानक से, मिस्टर मिस्टर ए जो है अचानक से मिस्टर बी के लैंड से जाने का सोच रहा है, ठीक है, तो यहां पे मिस्टर ए को जो राइट मिलेगा वो बाय नेसेसिटी मिलेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया ना, इजमेंटरी राइट का जो है कैसे कैसे क्रिएट होता है वो मैंने बताया। बाय प्रिस्क्रिप्शन, अगर 20 साल से आप यूज कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी ने लिखित में दे दिया तो भी मिल जाएगा। अगर आपकी नेसेसिटी है, आपको उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भी आपको मिलता है। और एक होता है बाय कस्टम, जो शुरू से चलते आ रहा है, जैसे वेल में पानी पीना, ठीक है, तो पूरे गांव के लोग पीते थे, दादा परदादा उसके जो आगे के थे वो भी पीते थे, तो हम लोग पीते आ रहे हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका आपका सवाल क्या था वो बोलिए। नहीं नहीं नहीं,
देखिए जब कोई एक बंदा उस रास्ते से जा रहा है, अगर वो रिलीज कर रहा है ना, तब वो खत्म हो सकता है। अगर वो पब्लिक पाथ है तो वो किसी एक बंदे के बोल देने से कि अब मैं यूज नहीं करूंगा तो वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अब लास्ट है आपका टाइप्स ऑफ इजमेंट। ठीक है, ये तो मैंने शुरू में भी बता दिया थोड़ा थोड़ा। पहला है कंटिन्यूअस इजमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या होता है कंटिन्यूअस इजमेंट? कंटिन्यूअस इजमेंट का मतलब कंटिन्यूअसली आपको चाहिए, रुक रुक के नहीं चाहिए। हवा, हवा तो आपको चाहिए ना हमेशा। लाइट आपको चाहिए ना हमेशा। पानी आ रहा है, वाटर, ये वाटर का जो पाइपलाइन है वो तो हमेशा पानी आएगा ना उसमें से। ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट आएगा फिर कभी नहीं आएगा, वो भी आपको कंटिन्यूअसली चाहिए। तो ऐसे राइट जो आपको कंटिन्यूअसली चाहिए, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस इजमेंट होता है। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस इजमेंट। इसका मतलब है कि जैसे आपको किसी के घर लैंड से बाहर जाते हो, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे चलते रहते हो, ऐसा तो है नहीं। आप जाओगे मार्केट, हो गया एक बार। आप जाओगे ऑफिस, हो गया एक बार। आप जाओगे खाना खाने बाहर, हो गया एक बार। आप जाओगे दोस्त से मिलने, दिन में कितने बार? 2 बार, 4 बार, 8 बार। 24 आवर्स तो नहीं जाओगे। तो कंटिन्यूअस का मतलब है जो हमेशा आपको चाहिए। लाइट हो गया, एयर हो गया। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि आप 24 घंटे में कभी कभी यूज करते हो, हमेशा कंटिन्यूअसली यूज नहीं करते, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अपेरेंट का मतलब होता है जो विजिबल है, जो आपको दिखता है। ठीक है, विजिबल का मतलब, विजिबल का मतलब होता है पाथवे। जैसे आपको कहीं से जाना है तो आपको पता है कि इस रोड से जाना है मुझे, तो वो हो गया आपका पाथवे। बराबर। इसके बाद हो गया ये पाइपलाइन। जो पानी का पाइपलाइन होता है वो ऊपर से लगाया जाता है, ठीक है, वो भी आपको दिखता है, वो अपेरेंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है जो पाइपलाइन ऊपर से रहेगा वही अपेरेंट में आएगा। ठीक है, कुछ कुछ पाइपलाइन जो होता है वो बहुत अंदर लगाया जाता है, जो नहीं दिखता, तो वो नॉन अपेरेंट में आएगा। ठीक है। और नॉन अपेरेंट का मतलब होता है इनविजिबल, मतलब जो नहीं दिख सकता। ठीक है, तो नहीं दिख सकता कौन सा? तो जो ड्रेनेज का पाइपलाइन होता है, बहुत अंदर होता है। ठीक है, तो वो आपको नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजें अपेरेंट और नॉन अपेरेंट में कवर किया गया है। नेक्स्ट है आपका कुछ और भी राइट है, ठीक है, इजमेंट्री जो आपको मिलते हैं। जैसे राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ लाइट एंड एयर है, राइट ऑफ सपोर्ट है, राइट ऑफ वाटर है, राइट ऑफ ड्रेनेज है। ये सब भी उसके अंदर कवर होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे राइट हैं जिसको वैसे तो नहीं पूछा जाता लेकिन माना जाता है कि ये भी होता है। ठीक है, जैसे आपका परमानेंट इजमेंट होता है, ठीक है, वो आपको परमानेंटली मिलता है। दूसरा है लिमिटेड इजमेंट, ठीक है, वो लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है। तीसरा है स्पेसिफिक पर्पज और कंडीशनल इजमेंट। कुछ ऐसे इजमेंट होते हैं जो आपको विद कंडीशन मिलता है कि भाई ये कंडीशन तक ही आपको मिलेगा, या ये फुलफिल होने के बाद मिलेगा, या कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलेगा, तो वो भी एक टाइप ऑफ इजमेंट होता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है लाइसेंस। लाइसेंस का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब हम लोग ये टीपीए कर रहे थे, लाइसेंस और लीज में अंतर। ठीक है, तो लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस एक राइट दिया जाता है आपको किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। एग्जाम्पल फॉर, मुझे किसी पार्क में ठेला लगाना है, फूड कॉर्नर, तो मुझे 1 सप्ताह का लाइसेंस मिलेगा, 1 वीक का। तो ये क्या है? लाइसेंस है। मुझे उस लैंड का ओनरशिप नहीं मिला, बराबर, उस वो लैंड जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मुझे उसका ओनरशिप नहीं मिला, लेकिन मुझे उस प्रॉपर्टी पर कुछ लिमिटेड समय के लिए यूज करने का राइट मिला। तो जब यूज करने का राइट किसी बंदे से किसी बंदे को मिलता है तो उसको बोला जाता है लाइसेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइसेंस। इसके बारे में डिटेल दिया है, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग एक्ट में। ठीक है, ये एक्ट जो है इजमेंट एक्ट, वो आया था 17 फरवरी 1882 को। ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को। इसके अंदर टोटल सेक्शन 64 है और चैप्टर है 6। ठीक है,
फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 से 3 तक में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ये एक्ट का टाइटल क्या है, तो टाइटल क्या होगा, इजमेंट एक्ट, इंडियन इजमेंट एक्ट 1882। ये एक्सटेंट इसका कहां तक है, तो ये एक्सटेंट है इसका पूरे इंडिया में, ठीक है। इसमें दिया गया है कि मद्रास के कुछ काउंसिल हैं वहां पे ये जो है अप्लाई इधर गया, द एक्ट एक्सटेंड टू द टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ मद्रास होल इंडिया, ठीक है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ नहीं होगा। ये पूरा जो इजमेंट एक्ट है वो होल इंडिया अप्लाई होता है। ये कमेंस कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1882 को हुआ था। इसका पर्पज क्या था, तो इसका पर्पज ये था कि भाई किसी प्रॉपर्टी पर किसी बंदे को किसी फिक्स पीरियड के लिए या अनलिमिटेड पीरियड के लिए राइट टू यूज दिया जाए, ठीक है। ये मेन था। इसके बाद इसके अंदर कुछ डेफिनेशन भी दिए गए हैं। इसके बाद है चैप्टर 1, जिसमें सेक्शन 4 से 7 तक में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जनरल प्रोविजन इजमेंट के बारे में बताया गया। जो मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया वही सारा इसके अंदर कवर है, ठीक है। इसीलिए मैं पूरा एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो मेन था हमारा बेसिक हमने आपको वो समझाया, ठीक है। इसका चैप्टर 2 है, जिसमें सेक्शन 8 to 19 है। इसमें बताया गया है इम्पोजिशन, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इजमेंट, कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे सीज होगा, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है चैप्टर 3, जिसमें सेक्शन 20 से 31 तक का, सेक्शन 20 टू सेक्शन 31 तक में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें इजमेंट के बारे में समझाया गया है। इसके बाद है पार्ट 4, चैप्टर 4, इसमें सेक्शन 32 टू 36 है और इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ इजमेंट के बारे में है। इसके बाद है चैप्टर 5, इसमें सेक्शन 37 से 51 है। इसमें सस्पेंशन और रिवाइवल ऑफ इजमेंट है। और चैप्टर 6 है जो कि लास्ट है, सेक्शन 52 टू 64, इसमें लाइसेंस के बारे में बताया गया है। अब मैं एक शॉर्ट रिकैप ले रहा हूं, ठीक है। जो नहीं थे वो भी ध्यान से सुनिए, जो थे वो भी ध्यान से सुनिए, ठीक है, फटाफट एकदम क्विकली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इजमेंट एक्ट, ठीक है। इजमेंट एक्ट में इजमेंट्री राइट के बारे में बताया गया है। इजमेंट्री राइट का मतलब ये होता है कि अगर आपका घर है, ठीक है, आपको घर से बाहर निकलना है। अब बाहर निकलेंगे तो आप किसी और के लैंड से निकलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका घर जो है 10 एकड़ में है और वो 10 एकड़ जहां खत्म होता है वहां से मेन रोड है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो आपका घर जो है, आपको घर से बाहर निकलने के लिए, मेन रोड तक जाने के लिए किसी के लैंड का यूज करना है, ठीक है। अगर वो लैंड का यूज आप बरसों से करते आ रहे हैं तो उसी बरसों से करते हुए जो राइट है आपका उस लैंड पर, उसको इजमेंट्री राइट कहा जाता है, ठीक है। जैसे किसी रास्ते पे आप जा रहे हो, ठीक है, और आप बरसों से जा रहे हो तो उस पे आपका इजमेंट्री राइट है। भले वो प्रॉपर्टी आपका नहीं है, ओनरशिप उस लैंड का आपका नहीं है, किसी और का है, लेकिन फिर भी वो आपको रोक नहीं सकता वहां से जाने के लिए, क्योंकि उस पे आपका इजमेंट्री राइट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। इस एक्ट के अंदर आपको सिर्फ कुछ राइट्स मिलते हैं किसी और के प्रॉपर्टी पर, जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, ठीक है। जैसे चलने के लिए है तो सिर्फ चलने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे सोचोगे कि यार खेती भी कर दूं, नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल है, ए ने एक घर खरीदा, ठीक है, उसको बाहर निकलने के लिए बी के लैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। वो मिस्टर बी के लैंड का बरसों से यूज कर रहा है बाहर निकलने के लिए। तो अब उस बी के लैंड पर जो मिस्टर ए का जो राइट है वो इजमेंट्री राइट है, ठीक है। मिस्टर बी उसको रोक नहीं सकता है कि आप यहां से नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसके नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबसे पहले ये है कि इसका नेचर ये है कि ये एक लीगल राइट है, ठीक है, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है आपको, ठीक है। दूसरा ये कि ये आपको ओनरशिप नहीं देता, ये आपको एक लिमिटेड राइट देता है। तीसरा ये कि ये जो है आपका, ये राइट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है।
इसके बाद ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब कि आपको दूसरे के लैंड पर जाने आने का अधिकार रहेगा। निगेटिव ये कि वो आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये मोर और लेस यही है आपका, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार इसको, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डिटेल में जानना होगा तो आपको पीडीएफ में जाके पढ़ लेना आराम से। इसमें बेनिफिशियल एंजॉयमेंट भी है, प्रॉपर्टी दोनों का अलग अलग होना चाहिए, सेम बंदा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इसमें इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब है एसेंशियल। एसेंशियल क्या है ईजमेंट के लिए? तो ईजमेंट के लिए एसेंशियल ये है कि एक बंदा डोमिनेंट होना चाहिए और एक बंदा सर्विएंट होना चाहिए। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब जो प्रॉपर्टी का यूज करने वाला है, और सर्विएंट का मतलब जो अपना प्रॉपर्टी देगा उसको यूज करने के लिए। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए। दूसरा ये है कि दोनों का ओनर अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट ओनर होना चाहिए। तीसरा ये कि उस पर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट होना चाहिए। चौथा ये कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस पर इजमेंट राइट फॉर्म हो सके वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब किसी के लैंड से बीच में बोलोगे मुझे जाना है तो नहीं होगा ना, वो तो साइड से ही आपको देगा ऐसा। इसके बाद है पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, ये एसेंशियल है इसके। इसके बाद है ये जो इजमेंटरी राइट है आपका वो प्रॉपर्टी से अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, ये भी मेन एसेंशियल है इसका। इसके बाद इजमेंट राइट क्रिएट कैसे होता है? तो ये एक्सप्रेसली भी हो सकता है। मैंने आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट बना के आपको राइट दे दिया कि भाई आप इधर से आ जा सकते हो, ये एक्सप्रेसली हो गया। दूसरा है बाय इम्प्लीकेशन, इसी को बाय नेसेसिटी भी कहा जाता है। तो बाय नेसेसिटी का मतलब यह है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मिस्टर बी के लैंड को यूज करने के अलावा। ठीक है, तो वहां पे मुझे मिस्टर बी के लैंड को यूज करने का इजाजत मिलेगा, ये बाय नेसेसिटी है। तीसरा है बाय प्रिस्क्रिप्शन। बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अगर आपने किसी लैंड को 20 साल तक बिना किसी ऑब्जेक्शन के जाने आने का यूज किया है तो उस पर आपको बाय प्रिस्क्रिप्शन आपको अधिकार मिल जाता है कि आपको उस पर आने जाने का पूरा राइट है। चौथा है बाय कस्टम। बाय कस्टम का मतलब है कि कोई भी ऐसा वेल है या कोई भी ऐसा तालाब है जो जिसपे आपके बाप दादा परदादा जो भी पुरख थे, क्या बोलते पूर्वज थे, वो हमेशा से यूज करते आ रहे हैं उस वेल को, तो उस पे जो आपका राइट है वो बाय कस्टम है। ठीक है, इसके बाद अगला है टर्मिनेशन। अभी हमने सीखा क्रिएशन, अब है टर्मिनेशन। टर्मिनेट कैसे हो सकता है इजमेंटरी राइट? तो पहला है बाय रिलीज। बाय रिलीज का मतलब मिस्टर ए का जो घर है उसको बाहर निकलने के लिए मिस्टर बी के लैंड से जाना होता था। मिस्टर ए बोल रहा है कि भाई मिस्टर बी मैं अब तुम्हारे लैंड का यूज नहीं करूंगा, तो मिस्टर ए क्या कर रहा है? अपना इजमेंटरी राइट रिलीज कर रहा है। रिलीज का मतलब छोड़ रहा है, अब मिस्टर बी के रास्ते से उसको नहीं जाना है, तो वहां पे मिस्टर बी का जो लैंड था वो टर्मिनेट कर देगा, अब उधर से उसको मिस्टर ए को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो बाय ये जो टर्मिनेशन है वो बाय रिलीज भी होता है। दूसरा है बाय मर्जर। बाय मर्जर का मतलब है कि दो प्रॉपर्टी था, मिस्टर ए का था मिस्टर बी का था। ठीक है, तो मिस्टर ए मिस्टर बी के प्रॉपर्टी से आता जाता था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो अब इजमेंटरी राइट है क्या? नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी था मिस्टर बी का उसने ए ने खरीद लिया, तो अब इजमेंटरी का सवाल ही नहीं है, तो वहां पे भी इजमेंटरी राइट मिस्टर ए का टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को खरीद ही लिया। तीसरा है नॉन यूजर। अगर किसी इजमेंटरी राइट कहीं पे आपको इजमेंटरी राइट मिला है, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के लैंड से बरसों से आ रहा है। ठीक है, अब अचानक से मिस्टर ए जो है कहीं और से आता जाता है, मिस्टर बी का लैंड यूज नहीं कर रहा है, और ऐसा करके 20 साल हो गए, तो अब मिस्टर बी के लैंड पर चलने का जो अधिकार था मिस्टर ए के पास वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको उसके ऊपर चलना बंद कर दिया था। तो नॉन यूजर अगर 20 साल तक है, लॉन्ग पीरियड तक है, तो वो नॉन यूजर हो जाता है और खत्म हो जाता है अपने आप। ठीक है, फिर चाहे तो मिस्टर बी वहां पे कुछ भी बना ले, क्योंकि मिस्टर ए तो आता जाता नहीं है बहुत सालों से, तो अब वो किसके लिए रखेगा, तो वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर कंडीशन के साथ बना था तो वो कंडीशन फुलफिल हुआ, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बना था तो वो स्पेसिफिक टाइम खत्म हुआ, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ओनर सामने से मिलकर, ठीक है, अगर किसी पर्पज के लिए दिया गया था या लैंड अक्वायर हो गया, ठीक है, सामने वाला उसको बोल रहा है कि सस्पेंड कर दो,
तो बाय सस्पेंशन भी इजमेंटरी राइट टर्मिनेट होता है। लास्ट है इसमें टाइप्स ऑफ इजमेंट। कंटिन्यूअस इजमेंट होता है जो कंटिन्यूअसली मिलता है आपको, जैसे हवा चाहिए तो कंटिन्यूअसली चाहिए, लाइट चाहिए तो कंटिन्यूअसली चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस इजमेंट हो गया। डिसकंटिन्यूअस इजमेंट का मतलब होता है जैसे आना जाना, तो आप हमेशा तो आ जा नहीं सकते, कभी कभी आओगे जाओगे, 24 आवर्स तो आपको आना जाना नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस इजमेंट होता है। तीसरा है अपेरेंट इजमेंट। अपेरेंट इजमेंट का मतलब होता है विजिबल, ठीक है। विजुअल का मतलब जो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है वो विजिबल है, और विजिबल है तो वो अपेरेंट इजमेंट है। नॉन अपेरेंट का मतलब आपको नहीं दिखता है, विजिबल नहीं है। जैसे वाटर का पाइपलाइन अगर बहुत अंदर है तो आपको दिखेगा क्या, लेकिन वो है तो राइट तो है, किसी और के प्रॉपर्टी से तो जा रहा है वो, बराबर। पानी आप भी पी रहे हो, तो नॉन अपेरेंट का मतलब है जो आपको नहीं दिखता, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर राइट टू वे मिलता है, राइट ऑफ एयर एंड लाइट मिलता है, ठीक है, राइट ऑफ वाटर मिलता है, राइट ऑफ ड्रेनेज मिलता है, ये सब इसके अंदर कवर है। इसके अलावा भी 2-3 टाइप होते हैं, जैसे लिमिटेड इजमेंट है, जैसे आपका कंडीशनल इजमेंट है, जैसे आपका परमानेंट इजमेंट है, तो ये सब भी इसके टाइप्स हैं। लास्ट टॉपिक है इसका, इसके अंदर लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब है कि किसी लैंड पर, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लाइसेंस। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। एग्जाम्पल फॉर, कहीं पार्क है, ठीक है, उस पे आपको, कहीं मेला लगा है, उस पे आपको 1 वीक के लिए लाइसेंस चाहिए फूड स्टॉल लगाने के लिए, ठीक है, तो आप उस पार्क का ओनरशिप आपको नहीं मिलता, बस कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको उस लैंड को होल्ड करना, उस लैंड को एंजॉय करने का अधिकार आपको मिलता है, तो ये होता है आपका लाइसेंस, ठीक है। फिर मैंने बताया ये इजमेंट एक्ट जो है 17 फरवरी 1882 को आया था, ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को। टोटल सेक्शन 64 है, चैप्टर इसमें 6 हैं, ठीक है। इसके बाद इसका मैंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनाया था, बताया था चार्ट के हिसाब से। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।